सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम जी। सलीम साहब, आपके लिए 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कोरोना का भी जारी बात है, एक इशू मौजूद है, बजट की भी आमद है, आपकी एक्सपर्टीज़ फाइनेंस की भी है, उससे भी फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन पहले एक थोड़ा सा एक चीज़ चाहता हूँ कि उसको एड्रेस भी कर लिया जाए। कल जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान में, सिंथिया रिची, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस आए हैं। आप भी उस वक्त गवर्नमेंट में थे, आपके सारे कोलीग्स हैं, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? क्या व्हाट इज दिस? देखिए जी, मैं तो काफी टाइम से ये देख रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे मोहतरमा ये अजीब अजीब किस्म की बातें कर रही हैं, बट मुझे कोई इसका समझ नहीं आ रहा कि व्हाई आफ्टर 10 years बीइंग इन पाकिस्तान शी हैज टू रेज दिस इश्यूज। तो देखें, चार्ज लगाना तो कोई भी किसी पे चार्ज लगा सकता है, मगर 10 साल के बाद ये चार्ज लगाना, मुझे एक तो कोई इसका सेंस समझ में नहीं आ रहा, और जो वो बातें भी कुछ कर रही हैं वो बड़ी कुछ अजीब सी हैं कि जी प्रेसिडेंसी में मेरे साथ ये हुआ और ऐसे हुआ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो लोग जो प्राइम मिनिस्टर और मखदूम साहब हैं, ये तो प्रेसिडेंसी में होते ही नहीं है। तो मतलब मुझे कुछ इनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही, और इनका मकसद भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है और इसका क्या मकसद है। आई हैव येट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। लेकिन सलीम साहब, आपकी पार्टी बड़े प्राइड करती है ख़वातीन के हकूक़ पे भी, पीपल्स पार्टी इज़ अ प्रोग्रेसिव लिबरल जमात। लेकिन जब ये चीज़ आ जाती है, डिनाइल तो आ गया है। गिलानी साहब ने भी कहा कि वो बिल्कुल उसको कहते हैं कि ऐसी बात ही नहीं, इसका जवाब दे। रहमान मलिक ने भी कहा कि जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ आ रही है, इन्वेस्टिगेट हो, अगर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, दैट पर्सन शुड बी टेकन टू द टास्क, और अगर उसको कोई हकीकत है उसको देखा जाए। इट शुड बी टेकन टू टास्क, बट देखिए ना, 100 मिलियन औरतें रहती हैं इस मुल्क में। अगर 50-50 जेंडर पॉपुलेशन भी आप कैलकुलेट करें तो 100 मिलियन औरतों ने तो आज तक कोई इस किस्म का इल्जाम नहीं लगाया। ये मोहतरमा आती हैं अमेरिका से, 10 साल यहाँ रहती हैं, और 10 साल के बाद वो इन लोगों पे इल्जाम लगा देती हैं। तो मेरा ख्याल, आई डोंट नो, कोई मुझे मैं कह नहीं सकता क्या वजह है, क्या इसका बैकग्राउंड है। और हर आदमी को इस वक्त यही तशवीश है कि ये मैडम क्यों इस किस्म की बात कर रही हैं और इनका क्या मोटिव है। दो पॉइंट्स है ना। देखिए आपने सर, एक तो होता है ना कि इसकी 10 साल के बाद क्यों, वाई दिस एट दिस मोमेंट, अब क्यों, और इसके पीछे इनका मकसद क्या है। यानी दोनों चीजें है ना कि इंसाफ तो फुल फोर होना चाहिए जिसके साथ अगर हुआ है कोई, देखें उसको। और 10 साल पहले जो चीज हुई है उसको अब क्यों रेज किया जा रहा है, अगर हुई भी है, और वो भी जब पीपल्स पार्टी से लड़ाई हुई है, पहले क्यों नहीं रेज की गई, या उसी वक्त क्यों नहीं रेज की गई। चले, लेकिन चीज़ है जिसके अब मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा भी जाएगा, क्योंकि मामला भी है तो मौजूद देखा जाना चाहिए। और तीनों हमारे पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, और इन पे अगर इस किस्म की एलिगेशन लगाई जा रही है तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है, यूसुफ रजा साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है। एंड आई थिंक इस टाइप की एक्विजिशन लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा, आगे जाके। चले, ये तो इसको तो एड्रेस कर लिया हमने। अब आ जाते हैं मेजर इश्यूज की तरफ। सर, कोरोना अब जिस तरह उसकी ट्रेजेक्ट्री ग्राफ्स आ रहे हैं, मुसलसल बढ़ता जा रहा है, दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान और जो ममालिक शुरू में बचे हुए थे अब वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। असद उमर ने भी आज कहा कि जो अवाम ने ईद ऐसे की है कि जैसे उनकी आखिरी ईद है। अब खुदा न खास्ता नहीं, तो असद उमर साहब से आप ये पूछे ना कि ईद में लॉकडाउन खोला किसने। सर, अब उसका खमियाजा तो अवाम भुगत रही है और ना। फिर कहते हैं अवाम ने ईद ऐसे मनाई है। अरे भाई, आपको ईद पे लॉकडाउन खोलना ही नहीं चाहिए था, आपको कहना चाहिए था लोग घरों में ईद मनाएं। अच्छा सर, इसमें पीपल्स पार्टी की तो बात काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया हुआ है, आपने बल्कि अपनी ज़ाती हैसियत में भी डोनेशन दिए हैं, सैनिटाइज़र गेट्स आपने दिए हैं, सैनिटाइजेशन गेट्स दिए हैं सिंध असम्बली को भी, पार्लियामेंट के लिए भी। तो एक तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत और जो उसका है कि पर्सनल भी आपने कंट्रीब्यूशन एक दिया हुआ है। लेकिन बाकी जो आपके देखते हैं जो गवर्नमेंट मशीनरी है, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि जी अब इसने तो फैलना है, जो कुछ होना है कोरोना ने तो होना है, हम बंद नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, इकॉनमी वाला ये आर्गूमेंट है। असद उमर भी आज उसको रिट्रेट कर रहे हैं। अब उसका जो अदर साइड जो आ रही है, अब जब ये हमारी डेथ्स बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें अब आ रही हैं, अब इसको कैसे टैकल किया जाए, क्या वी आर टू लेट?
देखिए जी, पहले तो हमने टैकल ही इसको गलत किया। देखिए, आपको पता होगा सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपना केस डिटेक्ट किया। जब डिटेक्ट हुआ फरवरी में, तो उन्होंने इमीडिएटली लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन को वो ले गए, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने क्रिटिसिज्म किया। अब देखें, आपके पास एग्जांपल्स हैं चाइना की। चाइना ने वुहान को सील कर दिया। उन्होंने ना किसी को कहा कि आप जा सकते हैं, कोई भी हो, ना आप अंदर आ सकते हैं वुहान के। और मैं कहता हूं कि दैट वाज अ लेसन फॉर द वर्ल्ड। और जिन जिन मुल्कों ने वो नहीं किया, दे आर गोइंग टू पे डियरली एंड दे आर पेइंग डियरली। आप यूके को देख लें, आप इटली को देख लें, और जिन मुल्कों ने लॉकडाउन किया सीवियर किस्म का, वो न्यूजीलैंड आपके सामने है, दे आर कोरोना फ्री कंट्री। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम फरवरी में फॉर 1 मंथ हम इसको सीरियसली ले लेते और सीरियस लॉकडाउन होता, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी, सारी हमारी एजेंसीज भी, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी ऑन बोर्ड होती, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आज पाकिस्तान would be having very few numbers of corona। मांडवीवाला साहब, वो तो अब खत्म हो गया, अब क्या करें? अब तो यानी हालात, अब जब चीज खत्म हो गई और आपने लोगों को कहा कि हाँ जी अब आप, मतलब लिटरली आपने कहा कि अब आप कोरोना को फैलने दें, तो अब जब आपने खुद कहा कि इसको फैलने दें, ईद मनाएं, जो मर्जी आए करें, तो देन जाहिर सी बात है। और आप ये देखें कि ईद के बाद ये ग्राफ कैसे ऊपर गया है। आप अगर ईद को लॉकडाउन रखते और सबको कहते कि आप घरों में ईद मनाएं, बाहर ना जाएं, तो आज ये हालात नहीं होते। तो आपने जो डिसीजंस लिए उसका ही फिर अब रिजल्ट आ रहा है, और आपको ये फेस करना पड़ेगा डेयरली, एंड इट विल कॉस्ट पीपल अ लॉट। चले जी, हमारी दुआ भी है कि कम से कम हो। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट की अदर साइड है, उस पर हम आते हैं, इकॉनमी पे। आपकी भी स्पेशलिटी है इकॉनमी, आप खुद भी उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब चैलेंज है बजट भी, बजट के बाद अगले आने वाला साल भी, बल्कि आने वाले 2-3 साल हमारे लिए चैलेंजेस होंगे। तो वहाँ पे क्या डिफरेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी चीज़ है कि जो हम करें, ताकि थोड़ा सा इसको कर्व से हम ज़रा आगे आ जाएँ, जो कोरोना के डैमेज है उसको मिनिमाइज़ कर सकें? देखें जी, ये दुनिया के लिए चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। और हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी वैसे इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल किस्म की इकोनॉमी है। कोई भी इफेक्ट आ जाता है तो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, और इसमें तो दुनिया की इकोनॉमीज अफेक्टेड हैं, बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्क की इकोनॉमीज अफेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली हमारी भी इकोनॉमी अफेक्ट होगी और हो रही है। तो हमें मेजर्स बेसिकली ये लेने पड़ेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा, मगर हमें ये देखना है कि उसके बढ़ने में हम इकोनॉमी के किस सेक्टर को सपोर्ट चाहिए, हमें किन चीज़ों को रिवाइव करना है, किन चीज़ों को सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है टू बेनिफिट पाकिस्तान एंड टू बेनिफिट आवर इकोनॉमी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और इसकी एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और इसको हमें अकॉर्डिंगली एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो वी विल फेस डिफिकल्टी। देखिए, डिफ़िकल्टी, और सारे कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो बेरोज़गारी का है। क्योंकि लोग जब बेरोज़गार होंगे, आपकी जो कंजम्पशन है वो कम होगी, टैक्सेस आपके कम हो रहे हैं, तो टैक्सेस कम होंगे तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। जब देने के लिए नहीं होगा तो किन सेक्टर्स को कैसे वो सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? बिकॉज एवरीवन, हर इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ देख रही है। और इस सारे सूरत हाल में जो स्टील मिल के साथ हो रहा है, कि स्टील मिल को करके, इज इट द राइट डिसीजन? सेनेट में आप भी मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं आप सेनेट के, वहाँ पर बड़ी बहस हुई, अपोजिशन ने बहुत आड़े हाथों लिया है, लेकिन बंद करने के अलावा कोई और सोल्यूशन कोई कर सकते थे अभी, या गवर्नमेंट के पास कोई इसके अलावा चाराकार नहीं था? देखिए, ये तो इनकी गवर्नमेंट का पहले ही स्लोगन था कि जी हम जो इदारे हैं, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, उनको हम रिवाइव करेंगे, और हम ये सारी चीजें दोबारा ऑन ट्रैक लाएंगे और इनको प्रॉफिटेबल करेंगे। अब जब आप इनको बंद करने जाएंगे, एम्प्लॉयज को रिलीव करेंगे, तो सारी चीजें होंगी, तो इसका बैकलैश तो आएगा। आपने कहा कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, तो जब आप खुद ये चीजें कमिट करके आएंगे और उसके आप कॉन्ट्री स्टेप्स लेंगे,
तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अब ये जो करोड़ों नौकरी वाली आपने बात की, अब स्टील मिल के भी जैसा क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन सर ये फिर वो ब्लेम करते हैं आपकी गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये प्रॉफिट में थी, 2008-9 के बाद लॉस में आना शुरू हुई, फिर 2015 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, जिनकी एक्सपर्टीज़, जिनका अपना ज़ाती कारोबार स्टील का है, उस ज़माने में स्टील मिल बंद हो गई। जब आप लोग भी 10 साल में नहीं कर सके तो इनको ब्लेम करना कितना मुनासिब है? नहीं, हमारे टाइम में तो देखें लॉस एंड प्रॉफिट तो हर बिजनेस में चलता है, और स्टील में स्पेसिफिकली ग्राफ्स उनका भी कभी नीचे जाते रहते हैं स्टील के, और वर्ल्ड अगर आप स्टील को देखें तो वो इसी तरह पैटर्न में चलता है कि कभी लॉस करता है कभी प्रॉफिट करता है। तो मेरा मतलब ये था कि हमारे वक्त तो मुझे याद है कि हमने स्टील मिल को काफी हद तक चलाया, 60-70% की प्रोडक्शन भी आ रही थी और काफी हद तक स्टील मिल वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब उसके बाद 2015 में सडनली क्यों बंद कर दी गई, मुझे याद है कि कोई गैस का कनेक्शन, उनके को गैस के ड्यूज थे वो पे नहीं कर सके, तो उसको गैस को डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद पता ये चला कि जी उसके बाद फिर स्टील मिल ऑन ही नहीं हुई। अब ये उस गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्यों उन्होंने बंद किया, क्या उनको नजर आया बंद करने में, फिर उन्होंने कोशिश की इसको प्राइवेटाइज करने की, ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकी, अब फिर सुन रहे हैं कि ये इसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर करके प्राइवेटाइज। और सर पहले भी 2005 में भी कोशिश की गई थी, मुशर्रफ साहब की, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको फिर स्टे दिया, शौकत अजीज़ के टाइम पे। स्टील मिल बड़ा वो एक अब ऑन गोइंग है, अब ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं, यानी मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा स्टील मिल का। और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनका जो लॉसेज हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के ख़जाने में सबसे बड़ा बोझ अब यही जो इदारे हैं हमारे, जो लॉस मेकिंग है वो बनते जा रहे हैं। तो इस तरह तो सर मईशत नहीं चल सकेगी। मैं तो समझता हूँ कि इदारे इतने बड़ा बोझ नहीं है जितना आपका पावर सेक्टर है। आपको पता है 2.3 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट जमा हो गया, और दिस इज मेनली बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप अगर प्रॉपरली रन करें, उनको रिस्ट्रक्चर करें, तो मेरा तो ख्याल ये है कि दे कैन वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इनके लॉसेस खत्म किए जा सकते हैं। और अगर इनके उसके लिए वो पैसे भी मांगते हैं जी, अगर नहीं प्राइवेटाइज, आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दें फिर? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इनके लॉसेस नहीं खत्म किए जा सकते तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इनको चलाया जा सकता है। इनको दूसरे मॉडल्स भी इनके साथ क्रिएट किए जा सकते हैं इनको चलाने के लिए। लेकिन सारे मुल्क में आप देख लें, रेलवेज सब जगह, वही मैं ये बात करना चाह रहा था मांडवी वाला साहब कि आप जिधर देखें ना वहाँ प्रॉब्लम है। आप चीनी का देखें, जो चीनी का फॉरेंसिक कराया, रिपोर्ट करवाया, तो आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है, अक्रॉस पार्टी लाइन सार सब उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं है। अभी आपने पावर सेक्टर की बात की, वहाँ पे भी यही है। अब जो चीनी की रिपोर्ट है, क्या उस पर कोई एक्शन हो जाएगा, कोई बंदे जाएंगे अंदर, या ऐसे ही? देखें, बड़ी गवर्नमेंट ने तो बड़ा जोर शोर से चीनी की इन्वेस्टिगेशन की है और बड़ा क्लेम किया है कि जी हम इसको करेंगे, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अब पावर की बात आ रही है, कह रहे हैं उसकी भी हम रिपोर्ट लेंगे और हम एक्शन करेंगे। तो देखिए, तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या एक्शन होता है क्या नहीं होता। लेकिन सर अपोजिशन के खिलाफ तो एक्शन हो रही है। शहबाज शरीफ आपके जो नेशनल असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तो जो नून और पीपल्स पार्टी है, सेनेट में तो आप दोनों अगर मिल जाएं तो आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो क्या आपस में कोई हमआहंगी है, कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना तो अपोजिशन का काम है। आप लोग शेडो गवर्नमेंट बनाएं, आप लोग प्रपोजल्स दें, चीज़ें आएँ हमारे सामने, मीडिया हाईलाइट करे उसको। तो कितनी आप लोगों में इत्तेफाक है? देखें, ऑपोजिशन तो ऑन की इश्यूज मुत्तहद है, और जहाँ तक मैं देखता हूँ ऑपोजिशन को कि वो काफ़ी कंसल्टेशन करते हैं, जॉइंट मीटिंग्स भी करते हैं बिफोर द सेशन, और स्ट्रेटजी भी बनाते हैं और डिसाइड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट एट द सेम टाइम जो एक्शंस ऑपोजिशन को लेने चाहिए इन चेकिंग द गवर्नमेंट, वो भी होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि
ऑपोजिशन हैज टू प्ले इट्स रोल। लेकिन मानवी वाला साहब वो नहीं करती ना। देखें, जब जरदारी साहब को कुछ होता है, नून वाले चुप हो जाते हैं कि ठीक है इनके साथ होने दो। शहबाज शरीफ या इनकी लीडरशिप के साथ होता है तो आप लोग भी होते हैं कि चलो आई ऑफ द स्टॉर्म अब हमसे हट गई है, कहीं और चली गई है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें एज अ बाय स्टैंडर्ड्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं हमें ये लग रहा है कि नहीं है। और दूसरा अभी जिस तरह कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी यकीनी है, जो टीटी वाला स्कैंडल है उसमें भी, फिर ओमनी का जब नाम आता था तो पीपल्स पार्टी आप लोगों की लीडरशिप के बारे में कहते हैं कि उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी। तो जो एहतसाब है, जो चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगी तो फिर क्या उसके रिपरकशंस होंगे? मैं तो समझता हूँ जी ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है और ये चीजें होती रहेंगी। और इस टाइप की प्रेशर टैक्टिक्स तो हमने हमेशा देखी हैं, आपने डे वन से देखी होंगी। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है ये सब प्रेशर टैक्टिक्स यूज करने की, बट दिस इज पॉलिटिक्स। एंड द पॉलिटिक्स sometimes it works, sometimes it doesn't work. So I think it is part of politics and part of government tactics कि हर गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि जी हम किसी तरीके से अपनी अथॉरिटी यूज करें और किसी तरीके से ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर रखें। चलिए मानवी साहब, देखते हैं ये। और साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है, हमारी दुआ है कि वो भी अल्लाह हम पे करम करे कि ज़रा बेहतर हो जाए, क्योंकि हमने अपने साथ कोई फेवर नहीं किया। हमने जो कर सकते थे ख़राब हमने कर दिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट। बहुत शुक्रिया आपका सलीम मानवी वाला साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू हो रही थी उनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। शुरू हमने किया जो इल्ज़ामात लगे उनकी लीडरशिप पे, उनको क्लैरिफाई किया। कोरोना के हवाले से साहब ने कहा कि हमने खुद ये मुझे मुसीबत है उसको बढ़ाया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना रोल नहीं प्ले किया, लोगों ने भी एहतियात नहीं की, जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं।